तो हाँ जी, वापस नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, देखिए आपको मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके क्या करवा दिया था, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 के इतिहास भूल कर करवाया था। इसमें शायद एक पार्ट और रहेगा, है ना, 11 क्वेश्चन करके मैं करवा दिया था, है ना। एक पार्ट और क्लियर हो गया। ठीक है, और मैं पूरा करवा दिया, किसे पूरा करवा दिया बताइए। अर्थशास्त्र मैं पूरा करवा दी हूँ, अर्थशास्त्र मैं पूरा करवा दिया हूँ, जाकर आप देख लीजिएगा। लेकिन मानिए वहाँ से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है ना। फिर मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र बोले तो सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। यकीन मानिए आप पूरा वीडियो अगर देख लेते हैं, तो कितना प्रश्न इसमें पूछा जाता है पहले बताइए, है ना। पूछा जाता है मात्र भैया 4 प्रश्न। कितना पूछा जाता है? 4 प्रश्न पूछा जाता है। आपको बनाना रहेगा 2, और प्रत्येक के लिए 2 अंक है, यानी 4 अंक आपको कहीं नहीं जाने वाला है, इसी वीडियो से रहेगा। ठीक है, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सबका सब प्रश्न है। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न, पी वाई क्यू है ना, प्रीवियस ईयर, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, समझ में आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, चलिए पहला प्रश्न में आते हैं। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है पहला ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दल बदल कानून क्या है? क्या है भाई? दल बदल कानून क्या है? अपना दल, आप एक दल छोड़ के दूसरे दल में चले जाना, उसी को क्या बोलते हैं? दल बदल कानून बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 2012 में, 15 में, 17 में, 21 में, 22 में बहुत बार पूछा गया। हो सकता है इस बार क्वेश्चन इस बार क्वेश्चन यहाँ पे लिख दीजिए 2026 में भी छपने वाला है, 200% छपने वाला है ना, 200% छपने वाला है। जब कोई प्रतिनिधि मतलब कोई खड़ा होता, चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होता, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि। मान के चलिए आपका जो भी नाम है, आप लड्डू कुमार है, क्या है? लड्डू कुमार। आप प्रतिनिधि लड़े, आप लड़े पंखा छाप पर लड़े हैं, आप जीत गए, और दूसरा दल में आप चले गए, तो क्या होगा? एक दल से दूसरे दल में चले जाना क्या होता है? दल बदल कानून, यानी अपना दल छोड़ के दूसरे दल में चले गए। बात समझ में आया? तो जब कोई प्रतिनिधि किसी विशेष चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है, हुआ जीत जाता है, और जीतने के बाद अपना दल छोड़कर दूसरे दल में जाने से रोकने के लिए भैया 1985 में एक कानून बनाया गया था, जिसे हम क्या बोलते हैं? दल बदल कानून। यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आया होगा, और 200% क्वेश्चन इस बार एग्जाम में छपेगी। क्या होगी? छपेगी 200%। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा आवाज़ भैया आज दिक्कत हो गई, क्योंकि भैया कुछ प्रॉब्लम आज में है, आप लोग भैया मैनेज कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा प्रश्न में आइए। क्या बोल रहा है देखिए, राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राजनीतिक दल की परिभाषा दे, या क्या है, क्या तात्पर्य, सब बात की भाई। ठीक है, ये समझाते हैं। लोगों का ऐसा समूह जिसका उद्देश्य क्या होता है? सत्ता को प्रभावित करने होता है, उसे क्या बोलते हैं? राजनीतिक दल कहा जाता है। यानी राजनीतिक दल का क्या होता है? जैसे मान के चलिए हमके क्या बताएं, पेड़ा चिन्ह है, पेड़ा मेरा नाम क्या होता है? लड्डू कुमार है, मान के चलिए लड्डू कुमार ही। हम मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं, तो सब भाई मान के चलिए 5 गो दल है ना, 5 दल है। सबका उद्देश्य क्या होता है बताइए आप ही? सबका उद्देश्य होता है कि भैया क्या करें बताइए? सबका उद्देश्य होता है कि हम चुनाव जीतें, इन होता है। तो राजनीतिक दल की परिभाषा अच्छा सा लिख दीजिएगा। क्या बोला? लोगों का ऐसा समूह जिसका उद्देश्य सत्ता मतलब भैया वही जीतना, सत्ता मतलब शासन करना, या शासन को प्रभावित करना होता है, उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। क्या लिख दीजिएगा? यस सर, मैं लिख दूंगा। अगला प्रश्न में आइएगा। क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है ना, भाषा नीति क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भाषा नीति क्या है? जिस नीति में सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है, यानी आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, तेलुगु हो, मराठी हो, गुजराती हो, सभी भाषा का सम्मान यानी इज्जत किया जाए, उसे भाषा नीति कहा जाता है। क्या लिख दीजिएगा? यस सर, मैं लिख दूंगा। और क्या बोला? भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, और है ना, तो पहले मैंने पूछेगा हिंदी जो है को राष्ट्रीय भाषा की राजकीय भाषा, तो आप कर लीजिए, है ना। हमारे संविधान में कोई भाषा को भैया, है ना, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, जबकि भैया बहुत सारा है। जैसे भैया उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है, केरल, है ना, कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है, समझ में आ रहा है। ये सब तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, बात समझ में आ रहा है ना। पश्चिम बंगाल में भैया बंगाली बोला जाता है, महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, जैसे बिहार में भैया मगही बोला जाता है, बात समझ में आ रहा है। उर्दू हिंदी सब बोला जाता है बिहार में। तो हिंदी जो क्या है, राजभाषा ना कि राष्ट्रीय भाषा है। और बताइए, हमारे और 22 भाषा अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। क्या बताएं?
हमारे संविधान में कितने भाषा को 8वें संविधान संशोधन में 8वें अनुसूची में रखा गया है? 22 भाषाओं को। कितना? 22 भाषाओं को। हमारे संविधान में नहीं, भाषा को भैया क्या मिला है ना, भाषा का दर्जा मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आइएगा। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? तीसरा प्रश्न बोल रहा है छोटू, तीसरा प्रश्न बोल रहा है भारत के बहुदलीय प्रणाली क्यों अपनाया? हाँ भाई, भारत ने बहुदलीय प्रणाली क्यों अपनाया? बहुदलीय मतलब बहुत सारा दल चुनाव लड़ता है, बहुत सारा दल चुनाव लड़ता है। तो देखिए उत्तर, समझिए उत्तर में क्या है। भारत एक विशाल और विविधता वाला देश है, यानी भारत एक विशाल है और बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है ना भेष, बहुत ज़्यादा मतलब भाषा वाला लोग रहते हैं। ठीक है, भारत में कई धर्म, कई भाषा, कई जाति और कई संस्कृति के लोग रहते हैं, इसीलिए और समाज के सभी वर्ग के लोगों को सत्ता में, यानी भैया सत्ता हुई, सत्ता में, राजनीति में सत्ता मतलब हिस्सेदारी शासन के लिए, ठीक है, सत्ता में भागीदारी मिले, इसीलिए भारत में बहुदलीय प्रणाली अपनाई। यकीन मानिए छोटू, आप लिख दीजिएगा, बहुत आसान है। क्या बोला है? भारत एक विशाल और विविधता वाला देश है ना। भारत में कई धर्म, भाषा, जाति और संस्कृति के लोग निवास करते हैं, है ना। बात समझ में आ रहा है? समाज के सभी वर्गों के लोगों को सत्ता में भागीदारी मिले, इसलिए भारत में बहुदलीय प्रणाली अपनाई। बहुदलीय में समझ में आ रहा है? जैसे मान के चलिए बीजेपी है, कांग्रेस है ना, और बताइए लालटेन छाप है अपना बिहार में, है ना, लालटेन छाप हो गया क्या, लालू यादव का, है ना, और नीतीश कुमार का हो गया। बात समझ में आ रहा है? बहुत सारा है, तो इसीलिए बहुराष्ट्रीय दल है। समझ में आ रहा है बाबू? अगला प्रश्न में आइएगा। ये तो महाभियोग प्रश्न है जी, इस बार पक्का छपेगा। यहाँ पे और लिख दीजिए 2026 लिख दीजिए, फर्स्ट एंड सेकेंड सीटिंग में पक्का आएगा। ठीक है, गुप्त मतदान क्या है? मान के चलिए गुप्त मतदान हमको आप बताएं ना, आपका नाम जो भी है, आप वोट डाल रहे हैं, है ना, आप वोट डाल रहे हैं, है ना, आपको डालना चाहिए भैया ए पर, डालना चाहिए ए पर, और डाल दिए वोट बी पर जाके, है ना, बी पर। अब बस आपको ही बात पता है कि आप किसी को नहीं पता है, जैसे आप डालें आप ही कौन सिर्फ पता रहेगा, है ना। डालना चाहिए था, आप पैसा वैसा लिए होंगे वोट डालने के लिए ए पर, लेकिन डाल दिए किसे? बी पर डाल दिए। ये क्या हो गया? गुप्त मतदान हो गया। तो क्या बोला गया बताइए, समझिए। वह मतदान जिसमें मत देने की प्रक्रिया गुप्त होती है, नहीं भैया छुपा होता है, जिसमें सिर्फ मतदाता को, नहीं वोट जो देता है उसी को पता होता है कि वह किसे मत दे रहा है, उसे ही गुप्त मतदान कहते हैं। बात समझ में आया? देखिए जितना आसानी से मैं समझा रहा हूँ छोटू आप लोग को, यकीन मानिए बहुत मज़ा आता होगा छोटू, बहुत मज़ा आता होगा, है कि? क्या बोला? गुप्त मतदान वह मतदान जिसमें मत देने की, यानी वोट देने की प्रक्रिया गुप्त होती है, जिसमें सिर्फ मतदाता को ही पता होता है कि वह किसे मत दे रहा है, उसे गुप्तान मतदाता कहा जाता है। बात समझ में आया? हमारे भारत में वोट डालने का कम न्यूनतम उम्र कितना भाई? 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन क्या बोला? संघ राज का अर्थ बताइए। संघ राज का अर्थ बताइए। क्या बोला है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संघ राज का अर्थ बताइए। क्या बोला है? कई स्वतंत्र और कई स्वतंत्र और संप्रभु राज्य आपस में मिलकर संप्रभुता को स्वीकार कर एक राज्य का गठन करते हैं, जो उसे राज संघ कहा जाता है। जैसे कि देखिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, है ना, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसमें क्या है? राज संघ है, ना कि संसद वाला संघ है। क्या बोल? राज संघ है। वहाँ राष्ट्रपति शासन चलता है। क्या चलता है? राष्ट्रपति शासन। बात समझ में आ रहा है? फिर अगला प्रश्न में आइएगा। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी बोलिए ना, सत्ता में सभी को बंटवारा चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला? समाज के सभी वर्गों को सत्ता में हिस्सा देना सत्ता की साझेदारी कहलाती है। यानी मेरे भाषा में समझिए आप, समाज के सभी वर्गों को सत्ता में हिस्सेदारी को ही सत्ता की साझेदारी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टाइम बर्बाद मैं नहीं करूँगा। ठीक है ना, फटाफट मैं करवाता हूँ। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? बाप रे, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? ये भी मैं महाभियोग प्रश्न, ये भी भैया 2026 लिखिए। यहाँ भी 2026 लिखिए, ये भी यहाँ से क्वेश्चन आने वाला पक्का। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? ठीक है, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है। पहले आतंकवाद क्या है? आतंकवाद, रेलवे परिघटना, इसमें क्या है? कौन सा आपदा है?
मानव जनित आपदा है ना। बाढ़, सुखाड़, सुनामी, भूस्खलन क्या है बताइएगा। इसमें क्या है भैया, प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। आपदा 2 प्रकार की होती है, बता दी मैंने, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और आपदा प्रबंधन के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, सबसे पहले जो वीडियो मिलेगा लिखिएगा एंड मोस्ट व्यू में आइएगा, और सबसे पहले यानी सबसे ज़्यादा भैया व्यू गया है आपदा प्रबंधन पर गया है, ठीक है। उसमें जाके पूरा देखिए कि मैं यहाँ से एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं, 8 से 10 नंबर क्लियर होगा, ठीक है। तो लोग क्या बोला है, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है यानी परेशानियाँ हैं। आतंकवाद से देश में हिंसा, खून खराबा होते रहते हैं, जिससे लोकतंत्र सही पथ पर ना चलकर गलत पथ पर चला जाता है। बहुत आसान तरीका से लिखा हुआ है, अब अलग बात में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है छोटू। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न में आइएगा। अगला प्रश्न छोटा बोलो है, थोड़ा वेट कीजिए थोड़ा, हाँ चलिए अब ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोला है, 8 नंबर 9 नंबर की बोला है बताइए। तो ये बोला क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। हाँ बहुत ज़्यादा चुनौती भाई, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग रहेंगे शिक्षित में हमारे समाज में लोकतंत्र में है ना, तो उनको पता रहेगा ना कि वोट हम किसको डालना है, कि कीमती वोट किसको डालना है, किसको नहीं डालना है, किसको जिताना है, ठीक। तो इसलिए भैया क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र की चुनौती, बहुत बड़ा चुनौती बाबू, इसे मान के चलिए क्वेश्चन पक्का आने वाला है, ठीक है। शिक्षा का जो कम से कम बता रहा हूँ उसको कन्फर्म एकदम कर लीजिएगा जितना मैं बता रहा हूँ। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति की लोकतंत्र के महत्व, अपने अधिकार और कर्तव्य समझ सकता है कि क्या मेरा अधिकार है। शिक्षित व्यक्ति ही सरकार के कामकाज की दिलचस्पी रखती है, तो उसको क्या पता भैया क्या हो रहा है, कितना कौन सा योजना के लिए है ना, कौन सा योजना के लिए कितना पैसा ला रहा है ना। बात समझ में आ रहा है। इसीलिए शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। फिर से मैं बता देता हूँ, बढ़िया समझिएगा, फिर से बता देता हूँ क्या बोला है कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए क्या है, चुनौती है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति की लोकतंत्र के महत्व, अपने अधिकार और कर्तव्य को समझ सकता है। शिक्षित व्यक्ति ही सरकार के कामकाज की दिलचस्पी है ना रखता है। यकीन मानिए बहुत मजा आएगा। चलिए अगला प्रश्न में आइएगा। अगला प्रश्न क्या बोला छोटू, अगला प्रश्न बोला है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बोला है, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्या बोला है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन। पहले मतलब समझ में आया, ये कथन दिया है कौन, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, जिसका नाम है अब्राहम लिंकन। क्या है छोटू, अब्राहम लिंकन नाम क्या है, अब्राहम लिंकन। याद कर लीजिएगा कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन किसका है, कथन या अब्राहम लिंकन, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। बात समझ में आया ना। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ छोटू, इसका अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, और सही बात है, और जनता के लिए ही कार्य करती है, जनता के लिए ही भले बड़े से काम नहीं करते, लेकिन हम जनता के लिए ही काम करते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में ही निहित रहती है, ठीक है, तथा यहाँ जनता ही सारी शक्तियाँ का स्रोत है। इसी कारण लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन होता है। यकीन मानिए बहुत अच्छा सा आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न क्या बोला छोटू, अगला प्रश्न बोला है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का लोकतंत्र का रखवाला है। हाँ भाई, सूचना का अधिकार किस प्रकार का लोकतंत्र का रखवाला है, ठीक है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का लोकतंत्र में रखवाला, कई बार एग्जाम में आया है, देख लीजिए है ना, और आने का आगे चांस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक छोटू। चलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बना था। पूछेगा सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ था, 2005 में, ये क्वेश्चन आएगा। सूचना का अधिकार भैया कब लागू हुआ था, 2005 में। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार आता है, ठीक। पहला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। इस अधिनियम के अनुसार देश की जनता को सरकार के द्वारा किए गए कार्य की सूचना प्राप्त करने की अधिकार है ना। इसीलिए सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है। बात समझ में आ रहा है, बहुत आसान तरीका से बताएगा। फिर से समझ लेते हैं। सूचना का अधिकार 2005 में बना। इस अधिनियम के अनुसार देश की जनता को सरकार के द्वारा किए गए कार्य की सूचना प्राप्त करने की अधिकार है। इसीलिए सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है। बात समझ में आया। अगला प्रश्न आइएगा, ज़्यादा नहीं होगा, भागिएगा, वीडियो छोड़ के मत भागिएगा, 2-4 प्रश्न और होगा, ठीक है। यहाँ से 4 नंबर क्लियर होने वाले है ना। SST से सभी को डर लगता है, लगभग बच्चा को डर लगता है छोटू, ठीक है, पर आपको नहीं लगेगा, जो वीडियो देख रहे हैं उसको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि भैया उतना करवा दिया जाएगा। सूचना को अधिकार
सूचना को अधिकार कानून का रखवाला है कैसे? वही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोला था, इसमें आप ही समझाइए। इसमें बोला है सूचना का अधिकार किस प्रकार का लोकतंत्र का रखवाला है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन बोला छोटू, देखिए दोनों में से कोई पक्का आने वाला एग्जाम में। बोला है सूचना को अधिकार का कानून लोकतंत्र रखवाला है कैसे। देखिए सूचना का अधिकार 2005 में बनाया गया था, नहीं लागू किया गया था, है ना। सूचना का अधिकार कानून जनता को जागरूक बनाने के लिए लाया गया था, जागरूक बनाता है और भ्रष्टाचार पर, है ना, अंकुश होगा, अंकुश लगाता है। क्या हुआ, अंकुश यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखिए, अंकुश लगाता है, इसलिए यह लोकतंत्र का रखवाला है। यकीन मानिए बहुत मजा आया होगा। अगला प्रश्न में आइएगा, धर्मनिरपेक्ष क्या बोला है, महाभिया प्रश्न है। धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं, या किसे कहते हैं, या क्या है, या क्या तात्पर्य है, सब बात देखिए। तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, सभी धर्मों को सम्मान करना, इज्जत करना धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है ना, धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। चलिए अगला क्या बोला है, समझ में आया ना, क्वेश्चन समझ में आया ना छोटू? हाँ यार समझ में आया कि नहीं, बिल बताइए। यह सर में समझ में आ गया कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, सभी धर्मों को सम्मान करना धर्मनिरपेक्ष राज कहलाती है। अगला प्रश्न आया, क्या बोलते हैं अगला प्रश्न छोटू? अगला प्रश्न बोला है एक मिनट, हाँ, बोला है सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है। सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है, इसे सामाजिक विभाजन के बारे में क्या जानते हैं बताइए। समाज का क्षेत्र जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभाजन होना सामाजिक विभाजन कहलाती है। एकदम छोटा बात में लिखा हुआ, महत्वपूर्ण चीज़ लिखा हुआ है, यकीन मानिए बहुत मजा आपको आता हुआ। क्या बोला, सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है। बोला समाज का क्षेत्र, है ना, जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभाजन होना सामाजिक विभाजन कहलाती है। अगला प्रश्न आइएगा, अगला प्रश्न क्या बोला छोटू? अगला प्रश्न बोला है लैंगिक विभेद क्या है ना, अन्य लिंग के आधार पर, है ना, भेदभाव करना लैंगिक विभेद कहलाता है। लैंगिक मतलब है नर मादा, है ना, स्त्री पुरुष, विभेद मतलब अलग अलग होना, ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पे कि लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर को लैंगिक विविधता कहलाती है। यानी कि वो लिंग के आधार पर भेदभाव करना लैंगिक विविधता कहलाती है। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न आइएगा, बोला है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है वो बहुत बार एग्जाम में, संघीय शासन के 2 विशेषताएं को लिखे। तो क्या बोलेंगे, संघीय शासन की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। अगला प्रश्न है, शायद अंतिम प्रश्न होगा, क्या छोटू, क्या होगा, अंतिम प्रश्न होगा, हाँ। चलिए संघीय शासन की 2 विशेषताएं को देख लेते हैं लास्ट में, ठीक है। उधर तो निम्नलिखित होकर लिखा गया था कि निम्नलिखित विशेषताएं 2 संघीय शासन के। संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार, मतलब दो सरकार होती है। एक केंद्र सरकार, जैसे भैया मान के चलिए ये मोदी सरकार, राष्ट्रपति साहब केंद्र है, कोई राज्य में एक होता है, जैसे मुख्यमंत्री क्या होता है, ये राज्य सरकार हो गया ना। एक केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार होती है। फिर बोला संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार की। बताएं हम लोग को धोनी, पूरा देश का धोनी कौन है बताइए, मतलब, है ना, सर्वोच्च मतलब पूरा देश का भैया सत्ता किसके पास है बताइए, है ना, पीएम के पास, राष्ट्रपति के पास, है ना। बात समझ में आ रहा है, ना। तो बोला संघीय शासन व्यवस्था को सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बट जाती है। बात समझ में आया ना। यानी संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बट जाती है। बात समझ में आया। यकीन मानिए कितना प्रश्न करवाए, 16 प्रश्न करवाए ना, 16 प्रश्न करवाया। एक प्रश्न भैया ये भी लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रहा हूँ, लिख लीजिएगा कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र किसे कहते हैं, होमवर्क में लिख लीजिए करके, है ना। लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो है ना, हम जो बता रहे हैं, जो है ना, अमेरिका राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार जो बता रहे हैं, है ना, क्या बोल रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन, उसी को क्या बोलते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। यकीन मानिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार है, हमने टाइप करना है भूल गया था, ठीक है, ध्यान से हट गया था। यकीन मानिए बहुत मज़ा आएगा। तो कितना प्रश्न मैंने करवाया छोटू बताइए, 17 प्रश्न। यकीन मानिए 17 में से कम 2 तो यहाँ से रहने वाला है, और 2 ही आपको बनाना होता है छोटू, 4 में 2। बात क्यों नहीं समझ में, 4 में 2 ही बनाना होता है। यकीन मानिए वीडियो तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपको लगा होगा,
वीडियो अच्छा बहुत ज़्यादा लगा होगा, यकीन मानिए, है ना। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। क्या कीजिएगा छोटू, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि भैया बताइए, है ना, जल्दी 1K पहुँचाइए, 1K जल्दी पहुँचाइए, 1K जल्दी पहुँचाइए, यानी 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पहुँचाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग बताइए तो, आपके लिए दिन रात मेहनत किया जा रहा है, क्या कर रहे हैं, 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं पहुँचा रहे हैं। जल्दी जल्दी कीजिए, परिवार को, अपना परिवार को और बड़ा कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते है ना, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय।